बैंक आज बैंकिंग सेक्टर का सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत रीजंस की वजह से। जहां एक तरफ बैंकिंग स्टॉक्स ऑल टाइम हाईज को टच कर रहे हैं और बैंक निफ्टी इंडेक्स रिसेंटली 55,000 के ऊपर निकल गया, वहां इंडसइंड बैंक को काफी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। बैंक के शेयर्स में 6% की गिरावट देखने को मिली जब ये रिपोर्ट सामने आई कि माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट इनकम में 600 करोड़ रुपीस का डिस्क्रिपेंसी पकड़ा गया है और इसके लिए अब सेकेंड फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट किया गया है। इस बार ऑडिट ईवाई हैंडल कर रहा है। वैसे तो बैंक पहले से ही डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग को लेकर एक और इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा है और ये नई प्रोब उसी लिस्ट में एक और एडिशन है। अब सवाल ये उठता है कि इंडसइंड बैंक के साथ आखिर हुआ क्या। मार्च 10, 2025 सबसे पहली बार ट्रबल तब स्टार्ट हुआ जब बैंक ने अपनी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में इरेगुलरिटीज को डिस्क्लोज किया। इंटरनल रिव्यू के हिसाब से दिसंबर 2024 तक नेटवर्थ पे 2.35% का नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था, रफली 1,577 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल हिट। मार्च अप्रैल 2025 इसके बाद बैंक ने एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी PwC को अपॉइंट किया ताकि ये फाइंडिंग्स वैलिडेट की जा सके। अप्रैल 15, 2025 PwC का ऑडिट रिपोर्ट आया जिसमें 1,979 करोड़ रुपीस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्वांटिफाई किया गया। रिपोर्ट के बेसिस पे बैंक ने पोस्ट टैक्स इम्पैक्ट को 2.27% एस्टिमेट किया अपने दिसंबर 2024 नेटवर्थ पे। थोड़ा कम था पहले के एस्टिमेट से, लेकिन अब भी काफी बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज है। अप्रैल 2022-2025 स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो के अक्रूड इंटरेस्ट इनकम में 600 करोड़ रुपीस का गैप फ्लैग किया, जिसके बाद बैंक के बोर्ड ने ईवाई को सेकंड फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया। ये प्रोब अलग से हो रहा है जबकि डेरिवेटिव्स इश्यूज ऑलरेडी ग्रैंड थ्रॉटन भारत इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पर ये सब मैस आखिर हुआ क्यों? इंडसइंड बैंक ने एग्रेसिव पोर्टफोलियो चेजिंग और पुअर इंटरनल कंट्रोल्स के कारण ये सारी दिक्कत फेस की। स्पेशली कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में बैंक ने अकाउंटिंग रूल्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया। इंटरनल ट्रेड्स के लॉसेस को मार्क टू मार्केट नहीं किया गया, मतलब रियल टाइम मार्केट मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया और ये लॉसेस तब तक छुपे रहे जब तक रुपी काफी शार्पली डेप्रिशिएट नहीं हुआ और फिर ये सब ओपन में आ गया। आरबीआई ने अप्रैल 2024 से इंटर डिपार्टमेंट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को बैन कर दिया था, लेकिन तब तक प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी थी कि छुपाना मुश्किल हो गया। सितंबर 2024 में उस वक्त के सीएफओ ने सस्पिशियस ट्रेड को फ्लैग किया, जिसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर्स को इन्वॉल्व किया गया और फिर आरबीआई भी मैटर में आ गया। तब से बैंक पे मल्टीपल लेवल्स पे ऑडिट और रिव्यू चल रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बैंक पर? इस पूरी क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट बैंक के स्टॉक पे भी दिखाई दिया। पिछले 6 महीने से स्टॉक में 38% की गिरावट देखने को मिली, जबकि बाकी बैंकिंग स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्क्रिपेंसीज बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस पे सीरियस क्वेश्चंस खड़ा करते हैं। इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ सुमंत ने क्लियर किया है कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो भी लॉस होगा वो FY25 के Q4 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। इवन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया कि ये इंडसइंड बैंक का एक एपिसोड है और पूरे बैंकिंग सिस्टम का फेलियर नहीं। उन्होंने ये भी अश्योर किया है कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम सेफ एंड सिक्योर बना हुआ है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इंडसइंड बैंक ने अपना Q4 FY25 बिजनेस अपडेट रिलीज कर दिया और ये एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। बैंक के नेट एडवांसेस 1.4% ईयर ओवर ईयर ग्रो हुए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.2% का गिरावट देखने को मिला, जिसका साइज अब 3.47 लाख करोड़ रुपीस पर आ गया है। सबसे ज्यादा डिक्लाइन कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट में देखा गया, जहां ईयर ऑन ईयर 4.9% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15.1% की बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन कंज्यूमर बैंकिंग ने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, जहां ईयर ओवर ईयर 6.3% और क्वार्टर ओवर क्वार्टर 3.4% का ग्रोथ देखने को मिला। डिपॉजिट्स की बात करें तो टोटल डिपॉजिट्स में 6.8% ईयर ओवर ईयर और 0.4% क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला। टोटल 4.11 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया।
लेकिन एक कंसर्न का पॉइंट ये है कि बैंक का CASA रेशियो गिरकर सिर्फ 32.8% रह गया, जबकि लास्ट ईयर ये 37.9% था और प्रीवियस क्वार्टर में 34.9% था। मतलब अब बैंक लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे कम और हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव साइड पे बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो Q4 में 118.4% था, जो ये दिखाता है कि बैंक के पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काफी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मौजूद हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंज्यूमर बैंकिंग ग्रो कर रही है, लेकिन कॉर्पोरेट साइड श्रिंक हो रही है और डिपॉजिट मिक्स भी वीक हो रहा है, जो क्लियरली कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के कॉशियस मूड को रिफ्लेक्ट करता है। इस क्राइसिस के बीच बैंक ने एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट रीशफल भी अनाउंस किया है। संतोष कुमार को डेप्यूटी CFO बना दिया गया है, इंटरिम CFO अरुण खुराना की जगह। कुमार को फाइनेंस और अकाउंटिंग में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ICICI बैंक और PwC जैसे इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं। ये मूव डायरेक्टली बैंक के फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने और स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए किया गया है, जो बैंक पे ऑडिट्स और इन्वेस्टिगेशंस काफी तेजी से हो रहे हैं। तो पिक्चर अब क्लियर है, इंडसइंड बैंक इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज। दो बड़े फाइनेंशियल इश्यू से डील कर रहा है। सबसे पहला, डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में 1979 करोड़ रुपीस का इम्पैक्ट, 600 करोड़ रुपीस का माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट इनकम गैप। इसके चलते बैंक अब रेगुलेटरी और इन्वेस्टर स्क्रूटिनी के रेडार पे है। PwC, ग्रांट थ्रॉटन और EY जैसे बड़े ऑडिट फर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो दिखाता है कि इशू काफी सीरियस और कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल एडवाइस है, कॉशन जरूरी है। स्टॉक ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। बैंक बोल रहा है कि रिजर्व स्ट्रॉन्ग है और लिक्विडिटी इशू नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शेक हुआ है। RBI ने इसे एपिसोड बोला है, सिस्टमैटिक फेलियर नहीं। ब्रॉडर बैंकिंग सिस्टम सेफ है, लेकिन इंडसइंड बैंक के लिए रिकवरी का रास्ता तभी क्लियर होगा जब ये ट्रस्ट वापस जीत पाएगा और अपने इंटरनल सिस्टम्स को इम्प्रूव करेगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। सस्ते स्टील इंपोर्ट्स को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 200 डेज के लिए सिलेक्ट स्टील प्रोडक्ट्स पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है। जहां स्टील मेकर्स इस मूव को वेलकम कर रहे हैं, वहां यूजर इंडस्ट्रीज को लगता है कि रॉ मटेरियल के हायर कॉस्ट उनके कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट करेगा। इंडिया के कोर सेक्टर ग्रोथ मार्च में 3.8% तक रिकवर हो गया, जो कि फरवरी में 3.4% था, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा आउटपुट की वजह से। लेकिन FY25 में कोर सेक्टर ग्रोथ 4.4% तक स्लो हो गया, जो कि FY24 के 7.6% से काफी कम है, इलेक्शंस और वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर्स अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइंट वेंचर्स में चाइनीज इक्विटी को 10% तक कैप करने का सोच रहा है, ताकि सप्लाई चेन पर डिपेंडेंस कम हो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। एक्सेप्शंस में US और यूरोपियन फर्म्स के लिए चाइनीज सप्लायर्स को 49% तक स्टेक देने की वजह से हो सकता है। IGI ने Q1 में 141 करोड़ रुपीस का 12% प्रॉफिट इंक्रीज रिपोर्ट किया, डायमंड सर्टिफिकेशन की स्ट्रॉन्ग डिमांड और हायर इनकम की वजह से। अर्निंग्स के बाद IGI के शेयर्स NSE पर 5% से ऊपर गए। PFC और IREDA ब्लू स्मार्ट को लीज्ड 5000 से ज्यादा EVs को ऑक्शन करने पर सोच रहे हैं, क्योंकि राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया और लीज पेमेंट्स रुक गए हैं। जेंसॉल का 663 करोड़ रुपीस का लोन NPA बनने का रिस्क पर है। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.